हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, ये आज का हमारा टेस्ट नंबर 52 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला जो प्रश्न है वो क्या है, वो है निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया। तो मांडू को जो राजधानी बनाया था वो किसने बनाया था, तो वो बनाया था होशंग शाह ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 2। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी, तो वो की थी साबरमती से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो की थी साबरमती से। साबरमती में क्या था कि यह जब गांधी जी ने नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में नया सत्याग्रह जब चलाया तो उसे नमक कानून के नाम से जाना गया। और ये जो चंपारण का जो आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह, तो इसमें क्या था कि चंपारण गांधी जी के नेतृत्व में बिहार में चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना गया। गांधी जी के नेतृत्व में किया गया यह सबसे पहला सत्याग्रह था 1917 में। तो हमारा ये जो सेवाग्राम है ये क्या था, ये एक आश्रम था। ये दूसरा महत्वपूर्ण आश्रम था। इससे पहले जो गांधी जी ने गुजरात में बनवाया था वो कौन सा था, वो था साबरमती आश्रम की स्थापना की थी इससे पहले। तो बाकी ये तो सत्याग्रह हो गए और ये सेवाग्राम आश्रम था। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या है 3। निम्नलिखित में से एक इन देशों ने दक्षिण चीन और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के प्रयास के रूप में नवंबर 2020 में ऐतिहासिक रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। तो किन दो देशों के बीच हस्ताक्षर हुए, तो वो हुए ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या है 4। भारतीय संविधान के किन क्षेत्रों के तहत भारतीय संविधान के किस क्षेत्र के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। तो किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत, माफ कीजिएगा ये अनुच्छेद होगा। ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं। तो वो किस आर्टिकल के तहत कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं आर्टिकल 72 के तहत। जो हमारा ऑप्शन डी है वो सही, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा, 72 जो है इसमें क्या है, इसमें है कि क्षमा दान के आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। मतलब ये है कि आर्टिकल 72 में कि जैसे कि किसी को अगर उम्र कैद मतलब जैसे कि फांसी की सजा दी गई तो उसको राष्ट्रपति परिवर्तित कर सकते हैं उम्र कैद में। और अगर किसी को उम्र कैद की सज़ा दी गई है तो उसको राष्ट्रपति जो है वो आजीवन कारावास की सज़ा में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति की शक्ति होगी आर्टिकल 72 में। यहाँ पर दिया है ना कि जैसे कि लघुकरण और परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, तो सज़ा को घटा सकते हैं इसमें। ठीक है। अगला जो आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 जो है इसमें क्या है, आर्टिकल 75 में है हमारा मंत्रियों के बारे में अनुपबंध। ये मैंने आपको पहले के टेस्ट में भी बताया हुआ है, पर कोई समस्या नहीं है, जितनी बार सुनेंगे आपको याद ही होंगी ये चीज़ें। और आर्टिकल 78 जो है उसमें क्या है, आर्टिकल 78 जो है इसमें है हमारा कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। ये हो गया हमारा आर्टिकल 78 में। आर्टिकल 56 क्या है, आर्टिकल 56 जो है उसमें राष्ट्रपति की पदावधि है। तो हो गए हमारे सारे आर्टिकल। आर्टिकल 75 है, फिर से बता दूं आपको, इसमें हम मंत्रियों के बारे में अनुपबंध, आर्टिकल 56 जो है हमारा है राष्ट्रपति की पदावधि। आर्टिकल 78 जो है हमारा वो है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। जो आर्टिकल 72 है वो हमारे इस प्रश्न का आंसर है कि आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को सजा का मतलब लघुकरण और दंडादेश को लघुकरण या परिहार करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये हमारा आर्टिकल 72। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 5। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो जो गलत है वो है ये जीवन रक्षक गैस है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये जीवन रक्षक गैस नहीं है, ये स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक गैस है। इसमें क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है ये एक जहरीली गैस है। ये गैसोलीन, केरोसिन तेल, प्रोपेन, कोयला या लकड़ी के जलने से उत्पन्न होती है। तो यह गैस जो है लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान
कई हद तक बहुत नुकसान पहुंचाती है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड वाला जो वातावरण है, यदि अगर कोई भी इंसान है अगर कार्बन मोनोऑक्साइड वाले वातावरण में जाएगा तो उसको जब भी वो सांस लेगा तो उसके सांस लेने की से शरीर में जो है कि वो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की जो है वो कमी हो जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में सांस लेने से। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये जीवन रक्षक गैस है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 6। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो वो बनी रहती है चिकनी मिट्टी में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 7। 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना था? तो किस बैंक को जाना था? तो वो जाना था भारतीय स्टेट बैंक को। ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था ये भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा और सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक था। इसे क्या था कि 1955 में इसका नाम बदलकर इसको भारतीय स्टेट बैंक बना दिया गया, एसबीआई बना दिया गया। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 8। निम्नलिखित में से कौन सा देश 13वें पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो वो कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा भारत, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है हमारी 9। इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता है? तो भू संसाधनों के जो उत्पादक और उपभोक्ता है तो वो है हमारा मानव, ह्यूमन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 10। चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और किस वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी? तो वो हुई थी गढ़वाल वंश की। तो इसका ये कब हुई थी? ये हुई थी जो लड़ाई हुई थी 1194 में। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 11। लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वर्तमान में न्यूनतम वार्षिक जमा राशि कितनी है? तो वो जमा राशि जो है वो कितनी है? तो वो होगी हमारी 250 रुपये, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें क्या है कि ये जो सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये क्या है, इसमें क्या है, इस योजना, ये जो योजना है ये किससे लिंक है? वैसे ये लिंक है हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अभियान के अंतर्गत शुरू की गई है ये सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु की जो बालिकाओं के नाम से उनके माता पिता या उनके लीगल जो भी पेरेंट्स हैं या अभिभावक हैं जो उनका ख्याल रखते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनके द्वारा ये खाता खुलवाया जा सकता है, जिसमें 250 रुपये से शुरुआत करके 1.5 लाख हो सकता है। इसका उद्देश्य जो है वो क्या है? इसका उद्देश्य जो है वो भविष्य में बच्ची की पढ़ाई, शादी आदि में होने वाले खर्च की पूर्ति के लिए बचत एकत्रित करना है, ये इस योजना का उद्देश्य है। तो जो इसका आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 12। राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो वो किस राज्य में स्थित है? वो है हमारा न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 13। मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं? मौलिक कर्तव्य जो है वो किस पर लागू होते हैं? तो वो हमारे लागू होते हैं केवल नागरिकों पे, लागू होते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 14। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि कर कैसे लगाया वसूल किया जा सकता है? तो वो इसका मतलब इसमें जो आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है जो बताता है कि कर को जो टैक्स है उसको कैसे लगाया और वसूल किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा हमारा आर्टिकल 265, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और जो आर्टिकल 265 है इसमें क्या है कि विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, यह आता हमारा 265 में, आर्टिकल 265 में। फिर से बता दूं मैं आपको, आर्टिकल 265 जो है उसमें है कि विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, यह आता हमारा आर्टिकल 265 में। बात कर लेते हैं औरों की। आर्टिकल 365 है, इसमें क्या है? आर्टिकल 365 में है संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, ये हो गया हमारा आर्टिकल 365। बात कर लेते हैं अगले की, आर्टिकल 245। ये क्या है? इसमें है कि संसद द्वारा राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, आर्टिकल 245। आर्टिकल 268 जो है ये क्या है? इसमें है कि संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए न जाने वाले शुल्क, ये हो गया हमारा आर्टिकल 268।
तो इसका जो आंसर है हमारा वो है आर्टिकल 265, जिसमें दिया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, आर्टिकल 265। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 15। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय के इस वर्ष स्थापित किया गया था। संघीय न्यायालय को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था, कब किया गया था? तो वो किया गया था 1937 में। 1937 में ऑप्शन जो डी है हमारा वो सही है। 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय को किस वर्ष स्थापित किया? तो वो किया 1937 में। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 16। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन को रद्द करने का अधिकार किसके पास है? तो वो किसके पास है? तो वो हमारा राष्ट्रपति के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास जो है वो राष्ट्रपति शासन को रद्द करने का अधिकार है। ये जो राष्ट्रपति शासन है ये किस आर्टिकल के तहत आता है? ये आता हमारा आर्टिकल 356 के तहत। आर्टिकल 356 जो है उसमें क्या आता है? राष्ट्र और संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा में आर्टिकल 356 लागू किया जा सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट, भारत के राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 17। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार हैं मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में, तो वो हैं ऑप्शन मौलिक लेकिन अनन्य नहीं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 18। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ था? वो किस राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ था? तो वो हुआ था जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 19। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वो थी नीरजा भनोट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये जो अशोक चक्र है ये शांतिकालीन वीरता पुरस्कार माना जाता है, इसको शांतिकालीन वीरता पुरस्कार माना जाता है इसको, अशोक चक्र को। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 20। भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? तो वो किस भाग में किया गया? तो वो किया गया भाग 5 में, ऑप्शन डी इज करेक्ट। दोस्तों आज के प्रश्नों की श्रृंखला हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आप हमें यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर भी लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे भविष्य में आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।